सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं 2 टॉपिक डिस्कस करूंगा और 2 टॉपिक एक्स्ट्रा वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाऊंगा। कुल मिलाकर जितनी भी आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट खबरें हैं वो आप तक पहुंचेंगे, निश्चिंत रहिए। एक सूचना और कि जो भी आपकी स्क्रीन पर मैटर दिखाई दे रहा है अभी पीडीएफ के माध्यम से आप तक पहुंच जाएगा। कल की जो दोनों वीडियो थी उनकी पीडीएफ लगा दी गई है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो की भी आपको जैसे वीडियो अपलोड होता है उसके 2 घंटे बाद आकर आप एक बार कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में चेक कर लिया करिए, आपको पीडीएफ मिल जाया करेगा। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं अपने पहले टॉपिक पर, जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स से रिलेटेड। अब हम यह जो इंडेक्स है यह वर्ष 2020 का इंडेक्स आया हुआ है, तो इसको समझने से पहले थोड़ा सा इसको जारी करने वाली संस्था को समझिए, वह आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। एक संस्था है जिसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जिसे रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स के नाम से भी जाना जाता है। यह फ्रांस स्थित एक नॉन प्रॉफिट और गैर सरकारी संगठन है। नॉन प्रॉफिट का मतलब है यह कोई व्यवसायिक कंपनी नहीं है, सूचनाओं को बेचती नहीं है, यह क्या है, निःशुल्क रूप से अपना कार्य करने वाली संस्था है। इस संस्था की स्थापना 1985 में की गई थी और उद्देश्य रखा गया था सूचना के अधिकार की सुरक्षा और सब तक सूचना को पहुंचाना। तो कहीं ना कहीं इसीलिए यह क्या करती है, प्रेस के फ्रीडम को लेकर इंडेक्स जारी करती है कि आखिर विश्व में कहां पर प्रेस किस तरह से कार्य कर रहे हैं, कहां पर ज्यादा स्वतंत्रता है और कहां पर कम, और जहां पर अगर स्वतंत्रता कम है तो उसके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबल कारक हैं। यह सूचना के स्वतंत्र और सब तक पहुंच प्रदान करने के लिए, तो साथ ही साथ निर्भीक, बाधा रहित और बहुलवादी प्रेस की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए, और इस बढ़ावा देने में या प्रेस की स्वतंत्रता में जो बाधा उत्पन्न करने वाले कारक हैं उनसे लोगों को अवगत कराने का यह कार्य करती है। यह यूनाइटेड नेशन के मानवाधिकार घोषणा पत्र, जिसको हम डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के नाम से भी जानते हैं, उसके अनुच्छेद 19 के तहत यह जो है कि अपनी सुविधाओं को प्रदान करता है। सुविधाओं का मतलब यहां पे है कि प्रेस से रिलेटेड जानकारियां, जो जानकारियां हम तक आप तक नहीं पहुंच पाती किसी माध्यम से, यह पहुंचाने का प्रयास करता है। और इसके लिए वह प्रावधानों का उल्लेख किसके करता है, अनुच्छेद 19। ठीक उसी तरह से जैसे भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख आपको आर्टिकल 19 में मिलता है, ठीक इसी तरह से यहां पर भी इसका उल्लेख है। यह जो संस्था है न सिर्फ अपनी जो है कि प्रेस की स्वतंत्रता का इंडेक्स जारी करता है, बल्कि यूनाइटेड नेशंस, यूनेस्को, काउंसिल ऑफ यूरोप और इंटरनेशनल ऑफ द फ्रांसीफोनी का यह सलाहकार संगठन है। इसका मतलब है कि जब इनकी मीटिंग होती है तो इससे सलाह ली जाती है कि आखिर कैसे हम प्रेस के फ्रीडम को बढ़ा सकते हैं, कैसे लोकतंत्र का एक मूल तत्व है और वह है सब तक सूचनाओं का जो है कि निर्बाध पहुंच, उसको कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, कैसे हम लोगों को अधिक से अधिक और वह सूचनाएं दे सकते हैं जो कि उनको जाननी चाहिए, जो उनके लिए बेसिक चीजें हैं। इन सभी चीजों पर काम करता है। इसके अलावा यह प्रतिदिन जो भी न्यूज़पेपर हैं, जो भी पत्रकार हैं, जो मीडिया समूह हैं, उनको मिलने वाली धमकियों और चुनौतियों की डेली ब्रीफिंग करता है और वर्ष में एक बार क्या करता है, यह वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी करता है, जैसा कि इसने लास्ट ईयर भी किया था और अभी भी किया है। लास्ट ईयर जो किया गया था इसके द्वारा इंडेक्स जारी, उसका नाम था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2019 और इसमें नॉर्वे शीर्ष पर था और भारत को 140वां स्थान प्राप्त हुआ था। और यह जो 140 स्थान प्राप्त हुआ था यह 180 देशों में से प्राप्त हुआ था।
अब देखिए, मैं आपको 2019 का इसलिए बता रहा हूं कि कई बार यूपीएससी क्या करता है कि लास्ट ईयर से कंपेयर करके स्टेटमेंट पूछता है। तो कुछ बेसिक 2-3 पॉइंट्स बताकर मैं वर्ष 2020 के इंडेक्स पर आता हूं। 2019 के रिपोर्ट में इस संस्था ने कहा था कि विश्व भर में पत्रकारों के खिलाफ घृणा जो है, अर्थात उनसे जो नफरत है वह हिंसा में बदल गई है। घृणा का हिंसा में बदलने का मतलब है कि मान लीजिए मुझे कोई पत्रकार पहले पसंद नहीं था, लेकिन अब अगर वह मुझे पसंद नहीं है तो मैं हिंसा पे उतारू हो जाता हूं। इसको इसने जो है कि काफी हाईलाइट किया था और इसको एक चिंताजनक मुद्दा बताया था, क्योंकि हो सकता है कि जिस व्यक्ति को, जिस मीडिया समूह को हम पसंद ना करते हो, वह किसी की आवाज उठाता हो, वह किसी की बात सामने रखता हो। भारत के संदर्भ में कहा गया था इसके द्वारा कि भारत में हिंदुत्व का जो एजेंडा बढ़ रहा है, जम्मू कश्मीर में जो नागरिक अधिकारों अर्थात इंटरनेट के अधिकारों में कटौती हो रही है, और उसी साल जो है कि 2018 में जो 6 पत्रकारों की हत्या हुई थी, इसको इसने चिंताजनक बताया था। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी ये इंडेक्स जारी किया जाता है तो जैसे वर्ष 2020 का जो इंडेक्स जारी किया गया है, इसमें जो आंकड़े होंगे वो 2019 के होंगे। जो इंडेक्स 2019 के नाम से आया होगा उसमें आंकड़े 2018 के होते हैं। तो सामान्यतः यह लास्ट ईयर के डेटा पर यह काम करता है। हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 जारी हुआ है और इसमें भारत की जो रैंकिंग में 2 अंकों की गिरावट हुई है। जैसा कि मैंने बताया, पहले इसका स्थान 140 था, अब इसका 142वां स्थान हो गया है। इस इंडेक्स में पिछले जो है कि प्रमुखतः पिछले साल के आंकड़े होते हैं, जैसा कि मैंने बताया, और उन्हीं के आधार पर यह सूचनाएं जारी की जाती हैं। इसीलिए अगर आपको कोई देश, जैसे मान लीजिए वर्तमान समय में अगर आप कोविड-19 को देख रहे हैं, तो कोविड-19 की वजह से बहुत सी सूचनाओं तक लोगों की पहुंच नहीं बन पा रही, तो साथ ही साथ सरकारें भी सूचनाओं को काफी फिल्टर कर रही हैं। इसीलिए इसमें 2 मार्च और अप्रैल की घटनाएं नहीं है। मेरा मोटो बस इतना है। अब देखिए, यह जो इंडेक्स जारी किया जाता है, इसमें किन आधारों को, किन कारकों के आधार पर यह जो है कि नंबरिंग दी जाती है, यह आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो पहला है प्लूरलिज्म। इसका अर्थ होता है बहुलवाद, अर्थात अब मीडिया जो है वो कितने प्रकार के विचारों समूहों की बात करता है। मान लीजिए मैं मीडिया से जुड़ा हूं और मैं क्या करता हूं, सिर्फ एक वर्ग, एक समूह की बात को रखता हूं और बाकी उसकी आलोचनाओं को खारिज कर देता हूं। ये जो छोटे छोटे ग्रुप हैं, माइनॉरिटीज हैं, जो वंचित समूह के लोग हैं, जिनकी संख्या कम है, मैं उनकी अगर आवाज, उनकी खबरें, उनसे रिलेटेड मुद्दे अगर मैं नहीं प्रकाशित करता हूं तो यह बहुलवाद के खिलाफ है। और बहुलवाद को लोकतंत्र का एक आधार माना जाता है, क्योंकि लोकतंत्र वही अच्छा होता है जिसमें सबकी बात सुनी जाए। तो इसीलिए बहुलवाद को यह सबसे ऊपर रखता है। उसके बाद है यह दूसरा जो आधार बनाता है इंडेक्स में, वह है मीडिया इंडिपेंडेंस। अर्थात आपको पता है कि वर्तमान समय में हम जब मीडिया देखते हैं तो वह जो किसी न किसी क्या होता है, बिजनेस परिवार से जुड़ा होता है। आप जितने चैनल देखेंगे, जितने ग्रुप देखेंगे, आपको पता चलेगा वह कोई ना कोई उद्योगपति चला रहा है। तो वह क्या होता है, जब कोई समूह, कोई वर्ग, कोई पार्टी, कोई कंपनी, कोई ट्रस्ट किसी मीडिया को डील कर रही होती है और पूरी मीडिया पर अगर उसका नियंत्रण हो जाता है तो कहीं ना कहीं यह दिखाता है कि मीडिया स्वतंत्र नहीं है, अर्थात लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है वह कमजोर पड़ चुका है। इसके अलावा जो तीसरा जो आधार बनाया जाता है वह है लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क। अर्थात लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि मीडिया किन कानूनों के तहत शासित हो रही है, किस प्रकार के कानून है। अगर कानून क्या होंगे, लिबरल होंगे, मीडिया को स्वतंत्रता प्रदान करते होंगे, तो इससे क्या होगा, मीडिया स्वतंत्र होगा, हर एक सूचना तक लोगों की पहुंच बन पाएगी। जैसे अगर आपको याद हो तो कुछ समय पहले ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया था, अपने न्यूज़पेपर का जो पहला पेज था उसको ब्लैक कर दिया था और उसको न्यूज़पेपर ब्लैकआउट के नाम से कहा गया था। क्यों? क्योंकि वहाँ की सरकार क्या कर रही थी, और जो है कि मीडिया में हस्तक्षेप कर रही थी। तो ठीक इसी तरह से अगर कहीं की सरकार मीडिया में हस्तक्षेप करने लगेगी तो यह उसके लिए घातक है, इसके लिए आधार बनाते हैं। उसके अलावा मीडिया का जो इंडेक्स ही जारी होता है यह फ्रीडम का, इसमें है ट्रांसपेरेंसी, अर्थात सरकार और मीडिया कितनी ट्रांसपेरेंट तरीके से लोग तक सूचनाएं पहुंचाती हैं, क्या वो कई फिल्टर
की बात आती है तो ये भी क्या है, एक आधार है। इसके साथ साथ इन्वायरमेंट एंड सेल्फ सेंसरशिप, अर्थात कि जो मीडिया है उसका पूरा कार्य करने की दशा क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कोई मीडिया किसी एक तरह की ही चीज़ों को सिर्फ लिखना बोलना पसंद करता है, किसी दूसरे समूह क्षेत्र की बात वह नहीं करता। कहीं ऐसा तो नहीं कि जाति धर्म वर्ग के आधार पर देश के लोगों को नफरत फैलाता है। अगर ऐसा है और तो यह गलत है। तो साथ ही साथ यह बताता है कि वहाँ का इन्वायरमेंट क्या है, खराब। इसके साथ साथ सेल्फ सेंसरशिप, सेल्फ सेंसरशिप का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए मैं किसी मीडिया समूह से जुड़ा हूँ, मैं सही चीज़ लिख रहा हूँ, लेकिन मुझे क्या किया जाता है कि जैसे ही मैं लिखकर खबर देता हूँ उसको सेंसरशिप कर दिया जाता है, कहा जाता है कि नहीं इसको हम नहीं छापेंगे, ये हमारे हिसाब से ठीक नहीं है। तो ये भी क्या है, खतरनाक है। इसके साथ साथ इसमें आधार बनाया जाता है एब्यूज को, अर्थात गाली को। अर्थात मान लीजिए कि कोई पत्रकार आपको पसंद नहीं है तो वहाँ के लोग किस तरह का व्यवहार उसको करते हैं, किस तरह से गालियाँ उसको देते हैं, और वो गालियों का आधार क्या है, इसको भी ये क्या करता है, मॉनिटर करता है। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्थात सूचनाओं तक पहुँच के लिए कितनी जो है कि मीडिया है, कितना स्वतंत्र है, कहाँ कहाँ मीडिया पहुँच सकती है और उसके कार्य करने की दशाएं क्या है, ये सभी चीज़ों के आधार पर क्या करता है, इंडेक्स जारी करता है। अब देखिए अभी जो है कि वर्ष 2020 का जो इंडेक्स जारी किया गया है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस शीर्ष के जो 20 देशों में एक भी देश जो है कि एशिया से नहीं है। यह जो है कि काफ़ी घातक है। इसी के साथ भूटान को इस इंडेक्स में 67 पोजीशन दिया गया है, ब्राज़ील को 107, जापान को 66, नेपाल को 112वां, इंडोनेशिया को 119वां, अफगानिस्तान को 122वां, श्रीलंका को 127वां और म्यांमार को 139वां और भारत को 142वां और मैक्सिको को 143, अर्थात जस्ट हम मैक्सिको से क्या है, ऊपर हैं। और पाकिस्तान की हालत जो है 145 पर है, रूस जो है वह 149 पर है, बांग्लादेश 191 पर यह बना हुआ है। अब देखिए इस इंडेक्स को थोड़ा सा, इसमें जो स्टार्टिंग के जो देश हैं वो कौन सा है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, डेनमार्क है। उसके बाद जो है कि इसमें अगर यूएसए को आप ढूंढेंगे तो यूएसए भी कोई ठीक आपको नहीं दिखाई देगा, उसकी भी जो पोजीशन है 45 है। वहीं यूके को अगर देखेंगे तो इसका जो 35 है। फ्रांस जर्मनी की स्थिति कहीं ना कहीं हमसे काफ़ी अच्छी है। और उसके बाद जो ब्राज़ील और बाकी जो इंडिया है आप उसके देख ही सकते हैं। उसके बाद अगर नॉर्थ कोरिया को देखें तो ये सबसे नीचे है, इसके जस्ट ऊपर जो है कि इरिट्रिया इजिप्ट जैसे देश हैं। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो हमारा जो स्थान है वो कुछ ठीक नहीं है मीडिया के हिसाब से और साथ ही साथ इस इंडेक्स के हिसाब से, ना कि मेरे हिसाब से। भारत का स्थान 2 स्थान नीचे जो आया है, इसके कारण के रूप में बताया गया है कि अनुच्छेद 370 में जो हमने परिवर्तन किया उसके कारण जो इंटरनेट शटडाउन रहा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा इंटरनेट शटडाउन माना जाता है, और साथ ही साथ जो मीडिया की पहुंच से उस क्षेत्र को वंचित किया गया, इसके कारण जो इस संस्था ने क्या किया है, इंडिया की रैंकिंग को खराब किया है। अदरवाइज सभी चीजें क्या थी, ठीक थी। तो यह था स्टूडेंट वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020। अब आपको जो मुख्य परीक्षा में प्रश्न इससे पूछा जा सकता है कि वह यह है कि आखिर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में जो भारत का स्थान 2 स्थानों की कमी आई है, इसको आप मीडिया स्वतंत्रता के रूप में किस रूप में देखते हैं, आप इसको मीडिया स्वतंत्रता से संबंधित यूपीएससी प्रश्न पूछ चुका है। तो किसी भी तरह से अगर प्रश्न पूछे आप इस टॉपिक को यूज कीजिएगा, आप इसके डेटा को यूज कीजिएगा, आप अच्छा लिखेंगे। अब हम बात करते हैं कोविड-19 और ब्लड की कमी। भारत की जनसंख्या और यहाँ होने वाली बीमारियों को अगर देखें, साथ ही साथ जो यहाँ पे एक्सीडेंट की संख्या उसको देखते हुए यह माना जाता है कि भारत में कम से कम 1% लोगों को रक्तदान करना चाहिए। और यहाँ ही नहीं, प्रत्येक देश में लगभग 1 से 1.5% लोगों को जो है कि रक्तदान करना चाहिए। जहाँ पर ऐसी बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं जिनमें रक्त की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जैसे मान लीजिए एक्सीडेंट्स जहाँ पर ज़्यादा होते हैं, जहाँ पर ब्लड कैंसर के केसेस ज़्यादा होते हैं, जहाँ पर महिलाओं के जो प्रसव के दौरान, डिलीवरी के दौरान ज़्यादा जो है कि केसेस आते हैं जिनमें ब्लड की आवश्यकता पड़ती, वहाँ पर यह परसेंटेज थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। वर्तमान समय में अगर हम भारत में देखें तो लगभग 98 लाख लोग प्रति वर्ष रक्तदान करते हैं, जो कि कम है, क्योंकि अगर हम 1% के हिसाब से देखें तो लगभग हमको 1 करोड़ 35 लाख लोग जो है कि लगभग नहीं, कम से कम तो
जो है कि 1,30,000 लोगों को जो है कि क्या करना चाहिए, रक्तदान करना चाहिए। तो काफ़ी संख्या जो है कि हमारे यहाँ कम है और उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हमें इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। WHO के अनुसार दुनिया भर में प्रेगनेंसी के दौरान लगभग 2.8 लाख से ज़्यादा महिलाओं की जो मौत होती है उसके पीछे का कारण ये है कि उनको उस समय जो ब्लड की आवश्यकता है उसकी पूरी पूर्ति नहीं हो पाती है और इसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। और यह जो 2.8 लाख डेथ होती है ब्लड की कमी की वजह से, इसमें से 99% केसेस मिलेंगे आपको विकासशील देशों में, अर्थात विकसित देशों ने इसके लिए क्या किए हैं, अपने रिजर्व, अपने ब्लड बैंक मजबूत कर लिए हैं। वहां पर इस प्रकार के केसेस कम होते हैं। विकसित देशों में ब्लड डोनेशन अधिकांश लोग स्वयं जाके करते हैं, जबकि विकासशील देशों में हमने देखा है कि अगर हम कैंप लगाते हैं तो कैंप में कम लोग आते हैं। कब लोग ब्लड डोनेट करने जाते हैं, जब हमारे पहचान का, आपके पहचान का कोई रिश्तेदार हॉस्पिटलाइज होता है, उसको ज़रूरत होती है। ब्लड कैंसर, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, रोड एक्सीडेंट में बड़ी मात्रा में रक्त की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हमें थोड़ा सा क्या है, अपने ब्लड बैंक को मजबूत करने की ज़रूरत है। इसमें सर्वाधिक जो ब्लड की आवश्यकता पड़ती है वो रोड एक्सीडेंट में पड़ती है, ब्लड कैंसर के केसेस में पड़ती है। WHO के मुताबिक अस्पताल में भर्ती किए जाने वाले हर 10 लोग में से एक व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात किसी भी जिले में कितने ब्लड की आवश्यकता होगी, यह इससे पता लगाया जा सकता है कि वहाँ पे कितने लोग हॉस्पिटलाइज होते हैं। मान लीजिए अगर वहाँ पे 100 लोग हॉस्पिटलाइज होते हैं तो मान के चलिए कम से कम 10 लोगों को क्या होगा, ब्लड की आवश्यकता पड़ेगी। एक यूनिट ब्लड जिसको हम सामान्यतः अगर 450 ml का लें तो उससे यह माना जाता है कि कम से कम 3 जिंदगियां बचाई जा सकती हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको समय पर ब्लड नहीं मिल पाता और वह उनकी जान चली जाती है। इस पर इंडियन बॉलीवुड में देखें तो कई मूवी बनी है और जिसमें यह दिखाया जाता है कि ब्लड का कितना बड़ा जो है कि ब्लैक मार्केट बना हुआ है और कितनी बड़ा जो मात्रा में इसको जो है कि ऐसी गतिविधियों को के माध्यम से इसको फैलाया जाता है जो कि इलीगल है। लेकिन ये क्यों एग्जिस्ट करता है, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में ब्लड जो है कि लोग डोनेट नहीं करते। भारत में हर साल लगभग 4 करोड़ यूनिट ब्लड की ज़रूरत होती है, लेकिन सिर्फ हम 2018 के डेटा को देखें तो यह जो ज़रूरत होती है उसके हिसाब से 1.9 मिलियन यूनिट की कमी दर्ज की गई थी। वो 1.9 मिलियन यूनिट का मतलब है लगभग जो है कि 19 लाख जो है कि यूनिट कम था। अगर यह कमी मौत के रूप में अगर बदल जाए तो सोचिए संख्या कितना बड़ा हो सकता है। यह तब है जबकि हमारे पास जनसंख्या ज़्यादा है, हमारे पास ब्लड डोनेशन ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन हम नहीं कर पाते। अगर आप अस्पतालों में जाएंगे तो अस्पतालों में सबसे ज़्यादा ओ ग्रुप के ब्लड की डिमांड रहती है और इसके कारण जितने भी ओ पॉजिटिव लोग हैं उनसे उम्मीद की जाती है कि अधिक से अधिक वह डोनेट करेंगे। वर्तमान समय में कोरोना वायरस के चलते चूँकि सभी लोग जो है कि घरों में कैद हैं और स्वयं से जाकर रक्तदान नहीं कर पा रहे हैं, तो साथ ही साथ जिन लोग जो पेशेंट हैं उनके परिवार के लोग भी नहीं आ पा रहे हैं। इसके कारण ब्लड जो है बैंक में ब्लड की कमी महसूस की जा रही है। इसी कमी के कारण कोविड-19 से इतर जो बीमारियां हैं, जितनी भी बीमारियां हैं जिनमें ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, उन मरीजों की हालत खराब होती चली जा रही है। अब देखिए कैसे एक महामारी अन्य जो है कि बीमारियों को कैसे बढ़ा रही है और कैसे इसके वजह से डेथ रेट आगे बढ़ सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्तमान समय में ओपीडी अधिकांश हॉस्पिटल के बंद हैं, तो साथ ही साथ जो वृद्ध लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, वह घरों से बाहर नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनको क्वारंटीन कर दिया जाएगा, आइसोलेट कर दिया जाएगा, या फिर जो हॉस्पिटल जाएंगे तो उनको खुद जो है कि कोरोना हो सकता है क्योंकि हॉस्पिटल में कोरोना का इलाज चल रहा है। तो कई प्रकार के डर हैं, कई प्रकार की भ्रांतियां हैं जिसके वजह से कोविड-19 से इतर जो अन्य प्रकार की बीमारियों की वजह से डेथ रेट क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसी के कारण केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी अस्पतालों को कहा है कि जिनके पास जो भी ब्लड है वह जरूरतमंद मरीजों को जरूर दें। इसी के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी को नियमित रूप से मोबाइल ब्लड कलेक्शन वैन्स जो होती हैं उनको भेजने के लिए कहा है। अर्थात जैसे मान लीजिए मैं अगर ब्लड डोनेट करना चाहता हूं, मैं ऑनलाइन रजिस्टर कर दूं
तो मोबाइल जो ब्लड कलेक्शन जो वैन होती हैं, जो गाड़ियां होती हैं, जो एम्बुलेंस की तरह होती हैं, वह मेरे घर पर आ सकती हैं और मैं ब्लड डोनेट कर सकता हूं। तो यह जो है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके लिए सख्त हिदायत दी है कि जो भी ब्लड डोनेट करना चाहते हैं उसको यह सुविधा जरूर दी जाए, ताकि ब्लड की कमी को हम किसी तरह से पूरा कर सकें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सभी राज्यों से अपील की है कि वह आने वाले समय में ब्लड की कमी की गंभीरता को जो है कि समझें और अपने पास ब्लड का पर्याप्त स्टॉक रखें। अगर पर्याप्त स्टॉक नहीं रखेंगे तो आगे चलकर काफ़ी दिक्कत हो सकती है। जो लोग ब्लड डोनेट करना चाहते हैं उनसे कहा गया है कि वह ऑनलाइन जो है कि रजिस्ट्रेशन करवा लें, और जब वह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लें तो उनके लिए विशेष पास जारी करने की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर पास जारी नहीं किया जाएगा तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं जो इस समय आपदा के समय जो कानून है उसका हम उल्लंघन कर रहे हैं। यह राज्यों को सख्त हिदायत दी गई है। सभी राज्यों को अपने यहाँ के जो लोकल मीडिया है उनका यूज करके और लोगों से प्रोत्साहित करने और लोगों से अपील करने की जो है कि बात कही गई है कि आप लोगों से अपील करके लोगों से कहें कि वह ब्लड डोनेट करें, क्योंकि ब्लड की कमी आगे चल के कई बीमारियों को आज जो है कि काफ़ी गंभीर बना सकती है। वर्तमान समय में जो सबसे बड़ी चुनौती है वो यह है कि कोरोना का डर खत्म करने की है, क्योंकि लोग हॉस्पिटल तक इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे उनको डर कि कोरोना वहाँ पे हो सकता है। वो ब्लड देने गए, वहाँ पे डोनेट करने गए, हो सकता है पॉजिटिव। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के जो है कि कुछ इस प्रकार के वहाँ पर जो है कि कैंप लगाए जाएं जो कि बिल्कुल हॉस्पिटल से दूर और हो सके तो जो हॉट स्पॉट के जो क्षेत्र हैं उनको छोड़कर जितने भी ग्रीन सिग्नल्स वाले अर्थात ग्रीन एरियाज हैं जहाँ पे हॉट स्पॉट के केसेस नहीं मिल रहे हैं वहाँ पे सभी क्षेत्रों में कैंप लगाया जाना चाहिए, और इसमें वॉलेंटियर का सहयोग लेकर सोशल डिस्टेंसिंग को मानना चाहिए और उसको मेंटेन करना चाहिए, और अधिक से अधिक ब्लड कलेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले समय में हमको ब्लड की आवश्यकता पड़ सकती है। इसी के साथ साथ इस समय सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है वह काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। जिस तरह की भी हमें अवेयरनेस फैलानी होती है हम इसका सहारा लेते हैं, तो क्यों ना एक आंदोलन को बढ़ाया जाए जो कि ब्लड डोनेट करने के लिए हो। जैसे हमने स्वच्छ भारत अभियान चलाया, ठीक इसी तरह से ब्लड डोनेट को हम करने का एक जो आंदोलन चला सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी होगा कि लोगों को यह बताना होगा कि ब्लड डोनेट करने से उनके शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि लोगों को डर रहता है कि हमने अगर ब्लड दे दिया तो हो सकता है हम कमज़ोर पड़ जाएं, हो सकता है हम बीमार पड़ जाएं। तो इन मिथकों को उनको दूर करना हो। साथ ही साथ इंडियन सोसाइटी में एक समाज की भी चुनौती है। इंडियन सोसाइटी में ब्लड डोनेट करने बहुत अच्छा नहीं माना जाता, और जिन क्षेत्रों में धार्मिक जो है कि कट्टरता ज़्यादा है वहाँ पर तो ये हालत और ख़राब है। इसलिए हमें हर प्लेटफॉर्म पर काम करने की ज़रूरत है। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार भारत में मात्र जो है कि 2760 लाइसेंसी ब्लड बैंक है। लाइसेंसी इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इनको लाइसेंस मिला हुआ है, बाकी इलीगल जो चल रहे हैं उनको हम काउंट नहीं कर रहे हैं। जो एक ब्लड बैंक है जो कि किसी भी आपात स्थिति में भारत के लिए पर्याप्त नहीं है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में ब्लड बैंक की संख्या थोड़ी बहुत ठीक ठाक है, मतलब लेकिन इतनी भी ठीक नहीं है कि वह पूरे उस राज्य की आवश्यकता को पूरी कर सके। लेकिन वर्तमान समय में जितने भी ब्लड बैंक उनके हिसाब से देखें तो इन राज्यों की कंडीशन कुछ ठीक दिखाई देती है। केरल सबसे अच्छा इस राज्य में, इस क्षेत्र में माना जाता है। हालांकि मेडिकल फैसिलिटी के सभी क्षेत्रों में केरल का स्थान काफ़ी अच्छा माना जाता है। वहीं उत्तराखंड, पूर्वोत्तर राज्य, द्वीपीय क्षेत्र जो हमारे अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप हैं, झारखंड, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, छत्तीसगढ़, बिहार में इनकी संख्या कम है, और ये जो कम संख्या है यही क्या है काफ़ी बड़ी चुनौती है। कई समीक्षक कोरोना को एक ऐसे समय के रूप में देख रहे हैं जब हम सचेत हो सकते हैं, हम तैयार हो सकते हैं कि अब हमें क्या करना है, कि इसी से यह सीख लेना है कि अभी जो हमारी जो मेडिकल फैसिलिटी हैं, मेडिकल सुविधाएं वो काफ़ी पिछड़ी हैं। अब हमें यहाँ पर ट्रिगर पॉइंट के रूप में इसको लेकर आने वाले समय के लिए तैयारियों को अभी से बढ़ा देना चाहिए। जिस तरह से कोरोना का संकट आया है, अगर भविष्य में किसी और प्रकार का संकट हमारे सामने आ जाए तो हम तभी उसको टैकल कर पाएंगे जब हमारे यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत होंगी। लेकिन वर्तमान समय में जैसे मैंने ब्लड को लेकर
लेकर बात किया, आप हॉस्पिटल में बेड की संख्या लेकर बात कीजिए, डॉक्टर को देखिए, नर्सेस की संख्या देखिए, और तो और लोगों में मेडिकल लिटरेसी जो कि इंडिया में ना के बराबर है उसको देखिए, तो उसके हिसाब से हम काफ़ी पिछड़े हैं। मेरा मानना है कि सबसे पहले मेडिकल लिटरेसी को बढ़ाया जाना चाहिए, हॉस्पिटल की संख्या बढ़ाया जाना चाहिए, अस्पतालों को संख्या बढ़ाया जाना चाहिए। जैसे हमने दिल्ली में देखा कि जो सामुदायिक जो क्लिनिक हैं इनकी संख्या बढ़ाया जाना चाहिए। जो हमारा प्राइवेट सेक्टर एक जो है कि कब्जा करता चला जा रहा है और जिसके पास एक बार कोई परिवार जाके हमेशा गरीबी रेखा से नीचे चला जाता है, इसको थोड़ा सा रोकने की ज़रूरत है और सरकार को अपना जो जीडीपी का हिस्सा है वो मेडिकल के क्षेत्र में बढ़ाने की आवश्यकता है। आई होप मैं बहुत व्याख्या नहीं करूँगा क्योंकि कुछ लोगों को फिर ये डाइजेस्ट नहीं होता है, उनको लगता है सिर्फ मैं पढ़ दूँ, हालांकि ये मुझसे पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।